गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। आप लोग हेडिंग लिखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स। अगर आपने गुड्स बेचे कैश पे तो पेमेंट उसी टाइम आ जाती है, राइट। पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली और बात खत्म। आपने गुड्स बेचे, गुड्स गए और कैश आ गया, ठीक है, डील खत्म। बट अगर आपने गुड्स बेचे उधार पे तो पेमेंट अभी नहीं आएगी, पेमेंट कुछ टाइम बाद आएगी, राइट। पेमेंट आफ्टर सम टाइम। अब इसमें होता क्या है, अगर हमें उस पर ट्रस्ट है सामने वाली पार्टी पे, फिर तो ठीक है, हम क्रेडिट पीरियड दे देंगे, राइट। बट अगर हमें ट्रस्ट नहीं है तो हम ऐसे ही गुड्स नहीं देंगे, हम उससे साइन करवाएंगे कि आप हमें 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करोगे, ये बात लिख के दो। दोबारा सुनो, अगर हमें उस पर ट्रस्ट है फिर तो बात खत्म, 3 मंथ्स के बाद पेमेंट आ जाएगी, राइट। बट अगर हमें ट्रस्ट नहीं है तो हम उससे साइन करवाएंगे कि 3 मंथ्स के बाद आप पे करोगे, ये बात लिख के दो, राइट, ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो। तो ऐसे केस में कैसे होगा, यहां देखो। सपोज ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने गुड्स बेचे बी को, ठीक है। तो यहां पे सेलर कौन है, ए है आपका सेलर और बी है बायर। ए ने गुड्स बेचे बी को तो ए सेलर है, बी बायर है। तो ए क्या करेगा, ए एक पेज पे साइन करवाएगा बी से कि आप 3 मंथ्स के बाद पे करोगे। गुड्स हमने उधार पे बेचे हैं, तो मान लो एक पेज है, ए उस पे बोलेगा, लिख के देगा, यू विल पे मी आफ्टर 3 मंथ्स। इस पे साइन करके दो, यू विल पे मी आफ्टर 3 मंथ्स। तो बी इस पे साइन कर देगा, ठीक है। तो ए मेक्स द बिल, जो सेलर है वो बिल बनाता है, मेक्स द बिल, और बी उसको एक्सेप्ट करता है, बी एक्सेप्ट द बिल। एक्सेप्ट करते हैं मतलब साइन करके वापस करते हैं, ठीक है। जो बिल बनाता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉर, DRAWER, ड्रॉर। जो बिल बनाता है, ड्रॉर या फिर मेकर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर, ठीक है। जो बिल बनाता है ड्रॉर, जो बिल एक्सेप्ट करता है ड्रॉई। अब इसने बिल बनाया, बहुत ध्यान से सुनना, और इसने एक्सेप्ट किया। इस बिल की 2 कॉपी बनती है, एक कॉपी इसके पास आएगी और एक कॉपी इनके पास आएगी, ठीक है। अब इनको फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, क्योंकि ए ने बेचे हैं तो ए को पैसे मिलने हैं, तो ये इसको बोलता है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। और बी ने पैसे देने हैं तो ये इनको बोलेंगे बिल पेबल, ठीक है। एक कॉपी इसके पास आएगी, ये बोलेगा बिल रिसीवेबल क्योंकि मेरे को मिलना है, और एक कॉपी इसके पास आएगी, ये बोलेगा बिल पेबल क्योंकि इसने देना है, ठीक है। शॉर्ट में ए बोलेगा BR और बी बोलेगा BP, बिल पेबल, ठीक है। अब आप बताओ, इसके लिए बिल रिसीवेबल एसेट या लायबिलिटी? इसको तो पैसे मिलने हैं फ्यूचर में, तो इसके लिए हो गया एसेट, और बी के लिए क्या हो गया, बी के लिए हो गया लायबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक टर्म्स। ए गुड्स बेच रहा है सेलर, बी है बायर, ये बिल बनाता है मेक्स द बिल, और ये एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट्स द बिल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ड्रॉर और इसको ड्रॉई। ये बोलेगा बिल रिसीवेबल, पैसा आना है, और ये बोलेगा बिल पेबल, पैसा देना है, ठीक है। ये हम कब करते हैं, जब हमें सामने वाली पार्टी पे ट्रस्ट नहीं है, हम बेसिकली एक प्रूफ ले रहे हैं। कल को अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो हम ये प्रूफ लेके कोर्ट में केस कर देंगे, राइट। बट अगर आपने साइन नहीं करवाया, अगर आपने साइन नहीं करवाया हुआ तो आपके पास प्रूफ तो है नहीं, फिर आप कोर्ट में केस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए बेटर है जब उधार पे बेचते हो तो बिल रिसीवेबल ले लिया करो, साइन करवा लिया करो, राइट। यहां तक लिख लो। अब लिखेंगे पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज।
पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? नंबर 1, ड्रॉर, DRAWER, ड्रॉर। एक्सप्लेन करेंगे। ड्रॉर इज द पर्सन who makes or writes the bill. Drawer is the person who makes or writes the bill. Full stop. He is the seller entitled to receive money from someone. He is the seller entitled to receive money from someone. Full stop. Number 2, drawee, DRAWEE. एक्सप्लेन करेंगे। Drawee is the person on whom the bill is drawn. And who is liable to pay the amount mentioned in the bill. ठीक है, I repeat, drawee is the person on whom the bill is drawn and who is liable to pay the amount mentioned in the bill. Number 3, payee, PAYEE, payee. एक्सप्लेन करेंगे। The person who will receive the amount is called payee. The person who will receive the amount is called payee. Full stop. The drawer himself or a third party may be the payee of the bill. The drawer himself or a third party may be the payee of the bill. ठीक है, यहां तक रीड कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब इसको डिस्कस करते हैं। सपोज ए ने गुड्स बेचे बी को, ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो ए है सेलर और बी है बायर, राइट। ए बिल बनाएगा, उसको बोलते हैं ड्रॉर, जो बिल बनाता है, और बी बिल एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलते हैं ड्रॉई, राइट। तो यहां देखो, ड्रॉर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल। ड्रॉर कौन है? जो बिल बनाता है। ही इज द सेलर। ड्रॉर कौन होता है? जो गुड्स बेचता भी है, सेलर। एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन, इसको पैसे मिलेंगे बी से। उसके बाद ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई इज द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। एंड हु इज लायबल टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल। ठीक है, तो ड्रॉई कौन हो गया? जिसके ऊपर बिल बनाया गया और जिसको अल्टीमेटली पेमेंट करनी है। नंबर 3, पेई। अब ये कुछ नया है। पेई का मतलब होता है जिसको पैसे मिलने हैं एट द एंड, जिसको एंड में, इस जो बिल का टाइम है 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स के एंड में जिसको पैसे मिलने हैं, दैट इज कॉल्ड पेई। अब यहां थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आपको लगेगा सर पैसे तो इसी को मिलने हैं, तो यही तो हुआ पेई। बिल्कुल, काफी बार तो ड्रॉर होता है पेई, बट कभी कभी कोई और पार्टी भी हो सकती है पेई। कैसे? ध्यान देखना। सपोज ए ने गुड्स बेचे बी को 20,000 के, और ए को बीआर मिल गया और बी के पास है बीपी। ठीक है, और ये बीआर है 20,000 का। अब सपोज ए ने किसी सी के, कोई सी है थर्ड पार्टी, उसके 20,000 देने थे। ठीक है, 20,000 देने थे। सी आया अपने पैसे मांगने, बट ए के पास पैसे नहीं है, तो ए ने बोला ये बीआर पड़ा है मेरे पास, बिल रिसीवेबल, ये आप ले लो। तो ए ने अपना बिल सी के नाम कर दिया।
इसको बोलते हैं एंडोर्स करना। अपना बिल सी को दे दिया, राइट, पीछे साइन कर दिया कि मैं अपना बिल ट्रांसफर करता हूं आपको। तो अब आप बताओ 3 मंथ्स के बाद पैसे किसको मिलेंगे? 3 मंथ्स के बाद पैसे मिलेंगे सी को, ठीक है। और इससे बी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्यों? उसे तो पेमेंट करनी है, भले ही पैसे मांगने ए आए या सी आए, बी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर सी पैसे मांगने जाएगा तो बी बस एक बार कंफर्म कर लेगा ए से कि आप ही ने बिल दिया है ना, कोई चोरी तो नहीं किया, दैट्स इट। बी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉअर मतलब जिसने गुड्स बेचे और बिल बनाया, ड्रॉई मतलब जिसने बिल एक्सेप्ट किया और जिसने पेमेंट करनी है, पेइंग मतलब जिसको अल्टीमेटली पैसे मिलने हैं। मोस्टली तो वो ड्रॉअर होता है, बट कभी कभी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। यहां तक लिख लो। अब लिखेंगे केस 1। आप लोग हेडिंग लिखो, when the bill is retained by drawer till the date of maturity, case 1, when the bill is retained by drawer till the date of maturity। इसका मीनिंग क्या है? अगर ए ने गुड्स बेचे बी को, तो ए ने ये बिल अपने पास ही रखा, किसी को भी नहीं दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, ए सोल्ड गुड्स टू बी, फुल स्टॉप। ए ड्रू अपॉन बी अ बिल फॉर 3 months, full stop। B accepted the bill and returned it to A, Payment was made on due date, ठीक है। इसको अच्छे से रीड कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले लिखा है ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने गुड्स सेल किए बी को, ठीक है। तो यहां पे सेलर कौन है? सेलर है ए और बायर है बी। तो ए हो गया ड्रॉअर, ए बिल बनाएगा, और बी हो गया ड्रॉई, बी बिल एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो सबसे पहले आएगी इन द बुक्स ऑफ ए ड्रॉअर। हमें दोनों की बुक्स सीखनी है, तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए ड्रॉअर, और उस साइड पे लिखो इन द बुक्स ऑफ बी ड्रॉई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ए ने गुड्स बेचे बी को, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। आप सेलर हो, आपने गुड्स बेचे बी को उधार पे, तो कल को पैसे आने हैं, तो एक तो आपका डेटर इंक्रीज हो गया और एक सेल्स इंक्रीज हो गई। तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री दिखाएगा? ए बोलेगा बी टू सेल्स। रीजन ये हो गया इंक्रीज इन एसेट, आपका डेटर बढ़ गया, और ये हो गया इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। कल को पैसे लेने हैं। अब सोचो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ए ने गुड्स बेचे तो बी ने तो खरीदे, बी है बायर, तो बी की पॉइंट ऑफ व्यू सोचो क्या एंट्री होगी? गुड्स खरीदे, तो ये करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। रीजन इसके लिए एक्सपेंस और लाइबिलिटी, क्योंकि अभी उधार पे खरीदे, पेमेंट नहीं हुई, यहां तक ओके। फिर उसके बाद ए ड्रू अपॉन बी अ बिल फॉर 3 months। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, और एक कॉपी अपने पास रख ली, एक कॉपी ए को दे दी, ठीक है। अब हुआ क्या? ए ने बिल ड्रॉ किया और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ए के पास तो बी आर आ गया, बिल रिसीवेबल, कल को पैसे आने हैं, तो ए बोलेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। रीजन एक एसेट आ गया और डेटर क्लोज, डबल पैसे थोड़ी लेंगे, डेटर को क्लोज कर दो, ठीक है। और बी आर आ गया, एक प्रूफ आ गया कि पैसे आने हैं, राइट। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बी ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया, बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो बी बोलेगा ए टू बिल्स पेबल। रीजन एक लाइबिलिटी आ गई
और एक लाइबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। डबल पेमेंट तो करनी ही नहीं है। क्रेडिटर से क्लोज हो गया और बिल पेबल आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद पैसे मांगे जाएंगे, ठीक है। तो ए को पेमेंट मिलनी है और कौन करेगा, बी करेगा। तो ए अपना कैश रिसीव करेगा, तो ये क्या एंट्री करेगा, ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। ऐसा क्यों, अब देखो पैसे आ गए, इंक्रीज इन एसेट, और अब बी आर को फाड़ के फेंक दो, अब वो क्लोज, दोबारा तो आएंगे नहीं, तो अब बी आर खत्म, तो आपका एसेट क्लोज, और क्या आ गया आपके पास, कैश आ गया, ठीक है। और बी ने पेमेंट करनी है तो उसका कैश तो गया, डिक्रीज इन एसेट, तो बी बोलेगा बिल्स पेबल टू कैश, रीजन लाइबिलिटी खत्म और पैसे गए, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। आई होप थोड़ा सा समझ आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में दोबारा समझते हैं। सबसे पहले ए ने गुड्स बेचे बी को, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बी टू सेल्स, क्यों, पैसे आने हैं, डेटर और इनकम। और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बी ने तो गुड्स खरीदे हैं, तो परचेजेस टू ए, एक्सपेंस और लाइबिलिटी। फिर ए ने बिल ड्रॉ किया, तो बी आर टू बी, आपके पास एसेट आ गया और डेटर क्लोज, ठीक है। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ए टू बी पी, लाइबिलिटी आ गई, क्रेडिटर क्लोज, एक ही बार पेमेंट आनी है, एक ही बार पेमेंट करनी है। फिर 3 मंथ्स के बाद पैसे आए, तो ये बोलेगा कैश टू बी आर, पैसे आ गए और बी आर खत्म, ठीक है। ये कैश टू बी नहीं बोलेगा, क्यों, ये वाली एंट्री नहीं करनी, क्यों, क्योंकि बी तो पहले क्लोज हो चुका है। ध्यान देखो, पहले बी आपका एसेट था और बी तो क्लोज हो चुका है, तो दोबारा थोड़ी क्लोज होगा, बी का अकाउंट तो क्लियर हो गया था, तो ये करेगा कैश टू बी आर, इसके पास बी आर था, और ये क्या बोलेगा, बीपी टू कैश, लाइबिलिटी खत्म और पैसे गए, ठीक है। यहां तक लिख लो। अब लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन करेंगे, while calculating due date of the bill, comma, it is compulsory to add 3 days of grace. 3 days of grace. I repeat, while calculating due date of the bill, it is compulsory to add 3 days of grace. इसका मीनिंग क्या है, सपोज ए ने गुड सेल किए बी को और बिल बनाया 3 मंथ्स का, तो बी को 3 मंथ्स का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल, एक्स ने गुड सेल किए वाई को और बिल बनाया 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का टाइम तो मिलेगा, प्लस 3 डेज और मिलेंगे। और अगर बिल बनाया 4 मंथ्स का, तब भी 3 डेज और मिलेंगे, और अगर बिल है 1 मंथ का, तब भी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, बिल जितने भी मंथ्स का हो 3 डेज एक्स्ट्रा मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बस कस्टम है कि 3 डेज एक्स्ट्रा लेने हैं। जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हो, तो ट्यूशन फीस के लिए भी आपको टाइम मिलता है पे करने के लिए। सपोज फर्स्ट मे को आपने फीस पे करनी है, बट आपको 7 to 10 डेज मिलते हैं टू पे योर फीस। जैसे ये कस्टम है, वैसे ही बिजनेस में 3 डेज मिलते हैं बिल को पे करने के लिए, ठीक है। अब यहां देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, if a bill is drawn on 1st Jan, comma, payable after 3 months, due date will be, अब बहुत ध्यान से देखना, एक बिल ड्रॉ हुआ 1st Jan को, ठीक है, और उस पर टाइम है 3 मंथ्स का। हमें उसकी ड्यू डेट निकालनी है कि पेमेंट कब हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले 1st Jan को बिल ड्रॉ हुआ और आपको 3 मंथ्स का टाइम मिला, मतलब जैन, फेब, मार्च, आपको 31 मार्च तक का टाइम तो मिला ही मिला, ठीक है। पेमेंट होनी चाहिए थी 1 अप्रैल को। अगर हम 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग देखें, पूरा जैन ले लो, पूरा फेब ले लो, पूरा मार्च ले लो, 1 अप्रैल को पे कर दो, बट यहां पे आपको 3 डेज और मिलेंगे। आप 1 अप्रैल को पे मत करो,
सेकंड को पे मत करो, थर्ड को भी मत करो, 3 दिन मिल गए, फोर्थ तक पे कर दो। तो 1 अप्रैल के बाद 3 डेज और मिल गए, तो यहां पे आपको 4 अप्रैल को पे करना है। अब ये आपकी लीगल डेट है, इस दिन तक तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार दोबारा, 1 जैन के बाद 3 मंथ्स तो मिल ही है, मतलब पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च। तो इन शॉर्ट आपने 1 अप्रैल को देने थे, बट आपको 3 दिन और दिए, तो 1 को मत पे करो, सेकंड को भी मत करो, थर्ड को भी मत करो, 4 अप्रैल तक पे कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल 2, a bill drawn on 1st July, a bill drawn on 1st July, payable after 2 months, payable after 2 months, due date will be, due date will be। अब ये आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद कर लो। अब इसमें लिखा है 1 जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ, पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब पूरा जुलाई ले लो, उसके बाद पूरा अगस्त भी ले लो। 1 जुलाई को हुआ 2 मंथ्स के लिए, तो फुल जुलाई ले लो, पूरा अगस्त भी ले लो। 1 सितंबर को पे करने थे वैसे तो, 1 सितंबर को, अब 3 दिन और ले लो, 1st, 2nd, 3rd। 1st को मत पे करो, 2nd को पे मत करो, 3rd को भी मत पे करो, 4 सितंबर को पे कर दो। तो ड्यू डेट क्या हो गई? 4 सितंबर। आई होप समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल 3, a bill drawn on 8th March, a bill drawn on 8th March, payable after 3 months, payable after 3 months, due date will be, due date will be। अब ये भी पहले आप ट्राई करो। अगर आपने बिल ड्रॉ किया 8 मार्च को, ठीक है, और 3 मंथ्स हैं, तो बेसिकली 8 मार्च के बाद पहला मंथ खत्म होता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल तक पहला मंथ हो गया, 7 मई तक दूसरा मंथ हो गया, 7 जून तक तीसरा मंथ हो गया। तो हमें 8 जून को पे करना था। ठीक है, 7 अप्रैल तक फर्स्ट मंथ, 7 मई तक सेकंड मंथ, 7 जून तक थर्ड मंथ। तो हमें 8 जून को पे करना था, बट 8 को मत पे करो, 9 को भी मत पे करो, 10 को भी मत पे करो। तो पेमेंट कब करनी है? 11th ऑफ जून। ठीक है, 8, 9, 10, 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए, 11th जून तक पे कर देना। तो ऐसे निकाली जाती है ड्यू डेट। आई होप समझ आ गया होगा, लिख लो। अब कुछ नोट्स लिखेंगे। नोट नंबर 1, इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन संडे, इफ ड्यू डेट falls on Sunday or a public holiday, or a public holiday, मान लो जो 3 डेज ग्रेस मिलने के बाद जो आपकी ड्यू डेट है वो संडे है या पब्लिक हॉलिडे है, जिस दिन ऑफिसेस बंद होते हैं, तब हम क्या करेंगे? एक दिन पहले पेमेंट करेंगे या एक दिन बाद पे करेंगे? तो देखो, इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन संडे और अ पब्लिक हॉलिडे, कॉमा, द बिल विल बी पेबल, द बिल विल बी पेबल on the preceding working day, on the preceding working day। मतलब अगर ड्यू डेट वाले दिन हॉलिडे है, पब्लिक हॉलिडे है या संडे है, तो हम एक दिन पहले पे करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पब्लिक हॉलिडे कौन कौन से? तो 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जैन। अगर ड्यू डेट हमारी इन दिन में से पड़ रही है, 15 अगस्त को, 26 जैन को या फिर 2 अक्टूबर को, तो हम एक दिन पहले पे करेंगे। या फिर अगर ड्यू डेट संडे को पड़ रही है तो भी एक दिन पहले। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता कि उस दिन संडे है या नहीं? तो वो मेंशन होगा क्वेश्चन में। ओके, एग्जांपल, अ बिल ड्यू ऑन 2 अक्टूबर, अ बिल ड्यू ऑन 2 अक्टूबर विल बी पेबल ऑन 1 अक्टूबर। अगर ड्यू डेट 2 अक्टूबर को पड़ रही है तो हम एक दिन पहले पे करेंगे 1 अक्टूबर को। इसका मतलब जो 3 डेज मिलने थे ग्रेस के, वो 3 की जगह 2 हो गए। ठीक है, क्योंकि आपने एक दिन पहले पे कर दिया। नोट नंबर 2, इफ ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलिडे, से 2 अक्टूबर, इफ ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलिडे, ब्रैकेट में लिखो से 2 अक्टूबर, एंड इट्स प्रीवियस डे इज ऑल्सो अ हॉलिडे, and its previous day is also a holiday,
दैट इज 1 अक्टूबर इज अ संडे। तो मान लो ड्यू डेट पड़ रही है 2 अक्टूबर को, वो तो ऑब्वियसली छुट्टी है, और उससे एक दिन पहले संडे है, वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि 1 अक्टूबर को संडे है। तब क्या करोगे? अब और एक दिन पहले या फिर 2 अक्टूबर के बाद, then the bill will be payable, then the bill will be payable on the next working day। तो इसका आंसर होता है नेक्स्ट वर्किंग डे, दैट इज 3 अक्टूबर। मतलब पॉइंट क्या है, अगर 2 अक्टूबर को ऑफ है और उससे पहले 1 अक्टूबर को भी ऑफ है, तो आपको उससे पहले नहीं आना, आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में जाना है 3 अक्टूबर। ठीक है, मतलब ज्यादा भी डेज आपके ग्रेस के नहीं कट करने, फिर आप नेक्स्ट में चले जाना। अगर सिर्फ एक हॉलीडे है 2 अक्टूबर को, देन इट्स फाइन, आप एक दिन पहले पे कर दो। बट अगर एक दिन पहले भी ऑफ है तो फिर अब आप बाद में पे करना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इफ ड्यू डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड, इफ ड्यू डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंसी हॉलीडे, ड्यू डेट हो गई इमरजेंसी हॉलीडे, तब क्या करें? मान लो राइट्स हो गए या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया, देन ड्यू डेट विल बी, अब आप बताओ, अगर मान लो ड्यू डेट 5 अगस्त है और इस दिन इमरजेंसी हॉलीडे होगी, तो आप एक दिन पहले पे करोगे या फिर बाद में पे करोगे? देखो सीधी सी बात है, अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो वो हमें थोड़ी पता है, वो कोई प्लान थोड़ी है, टेररिस्ट अटैक हमने थोड़ी प्लान किया है, तो हम पहले कैसे पे करेंगे? हमें कैसे मालूम कि उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे होने वाली है? तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट वर्किंग डे में पे करेंगे। ठीक है, इमरजेंसी हॉलीडे प्लान तो होती नहीं, तो वो तो अब हमें पता ही नहीं है कि उस दिन होने वाली है, तो हम नेक्स्ट डे पे करेंगे। राइट, जैसे आप लोग देख चुके हो अभी लॉकडाउन हुआ, बट आपको थोड़ी मालूम था कि इस दिन लॉकडाउन होने वाला है, तो जैसे ही ऑफिसेस खुलेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे उस दिन पेमेंट होगी। क्लियर, लिख लो। अब एक एग्जाम्पल करेंगे, आप लोग लिखो, अ बिल ड्रॉन ऑन 29th June, a bill drawn on 29th June for 3 months, for 3 months, due date will be, due date will be, अब ये आप निकालो, वीडियो को कर दो पॉज और खुद ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आएंगे। तो अब इसमें लिखा है बिल ड्रॉ हुआ 29th जून को, तो फर्स्ट मंथ आपका खत्म होता है 28 जुलाई, 28 जुलाई को फर्स्ट मंथ खत्म, फिर 28 अगस्त को सेकेंड मंथ खत्म, फिर 28 सितंबर को थर्ड मंथ भी फिनिश। राइट, तो ड्यू डेट होनी चाहिए 29 सितंबर, बट हम 3 डेज और देते हैं, तो 29 को मत दो, 30 सितंबर को भी मत दो, सितंबर में होते हैं 30 डेज, 1 अक्टूबर को भी मत दो, तो आपने पे करना है 2 अक्टूबर को। राइट, दोबारा सुनो, 29 जून के बाद फर्स्ट मंथ फिनिश होता है 28 जुलाई, फिर 28 अगस्त, 28 सितंबर, 3 मंथ्स फिनिश, तो 29 सितंबर को पे करना है। 29 को पे मत करो, 30th को भी पे मत करो, सितंबर में 30 डेज होते हैं, 1 अक्टूबर को भी पे मत करो, 3 डेज हो गए, 2 अक्टूबर को पे करो, बट ये तो होती है पब्लिक हॉलीडे, तो इन शॉर्ट अब हम कब पे करेंगे? एक दिन पहले, मतलब 1 अक्टूबर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये लिख लो। अब एक क्वेश्चन करेंगे बुक से, आप लोग रीड करो। ऑन 1 अप्रैल राम सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो राम ने गुड्स सेल किए मोहन को। ठीक है, तो यहां पे है राम ने गुड्स सेल किए मोहन को, तो राम हो गया सेलर और मोहन हो गया बायर। अब आप सोचो ड्रॉर कौन होगा? जिसने गुड्स बेचे हैं, मतलब राम, और ड्रॉई कौन होगा? जिसने गुड्स खरीदे हैं, मतलब मोहन। तो इसके पास आएगा BR और इसके पास आएगा BP। राइट, तो ड्रॉर हो गया राम, इन द बुक्स ऑफ राम ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ मोहन ड्रॉई। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ड्रॉर कौन है, अगर ये ठीक होगा तभी तो आगे ठीक करेंगे। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं।
तो हमने गुड्स कब सेल किए? 1 अप्रैल को। तो सबसे पहली एंट्री होगी अप्रैल 1 को। राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गुड्स सेल किए तो मोहन टू सेल्स। मोहन हमारे लिए एसेट और सेल्स हमारी इनकम। कितने की गुड्स सेल किए? 50,000 की। और मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, परचेजेस टू राम, सेम डेट, परचेजेस टू राम। ये हो गया एक्सपेंस और ये हो गई लाइबिलिटी 50,000। ये आपने करनी है जर्नल के फॉर्मेट में, सेम जैसे जर्नल करते हो वैसे ही करना है। उसके बाद सेम डेट मोहन एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय राम एट 3 months फॉर 50,000। उसी दिन राम ने बिल ड्रॉ कर दिया, तो मतलब अप्रैल 1 को ही बिल ड्रॉ हो गया। तो बी आर बिल रिसीवेबल, फुल फॉर्म लिखनी है, बिल रिसीवेबल टू मोहन। हमने बिल ड्रॉ किया तो राम के पास एसेट आ गया और डेटर क्लोज 50,000, और उसने बिल एक्सेप्ट किया, वो तो पे करेगा, तो उसके लिए बी थी, तो ये करेगा राम टू बिल्स पेबल। तो यहां पे आ गया राम टू बिल्स पेबल, लाइबिलिटी खत्म और एक नई लाइबिलिटी स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज मेट। ड्यू डेट को पेमेंट हो गई। अब सबसे पहले हमें ड्यू डेट सोचनी है। बिल है 3 months का, तो पूरा अप्रैल, फिर मई, फिर जून, तो 1 जुलाई को पे करना था, 1 जुलाई, बट 3 days और ले लो। जुलाई 1 को पे मत करो, जुलाई 2 को पे मत करो, जुलाई 3 को भी पे मत करो, तो पेमेंट कब आएगी? जुलाई 4 को, राइट। तो यहां पे क्या होगा? कैश टू बिल रिसीवेबल, पैसे आ गए और एसेट खत्म 50,000। और जिस दिन पेमेंट हुई वो क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल टू कैश, लाइबिलिटी खत्म और कैश गया, लाइबिलिटी खत्म और पैसे गए, बिल्स पेबल टू कैश। ठीक है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अभी समझाने के लिए मैं आपको ऐसे करवा रहा हूं, लेफ्ट साइड में इधर और राइट साइड में इसका, बट जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको जर्नल के फॉर्मेट में करना है। ठीक है, लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप जरूर ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम केस 2। ठीक है, सी यू।